Hello everyone, welcome to the session. Today we will discuss some important questions about the topic respiration CBSE 10th class. In part 3 we have studied the different organs, respiratory organs present in the plants and animals. So coming to the topic, the first question is, what are the common features of respiratory organs? As we know that there are different respiratory organs according to the habitat and body design of the organism, whether it is cell surface, moist skin, trachea, lungs, gills, or leaf, anything. The respiratory organs must have three striking characteristics. The first one is a large surface area for the exchange of gases. यानी कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, चाहे वो गिल्स हो या लीफ सरफेस के थ्रू स्टोमाटा के द्वारा हो, लंग्स हो, किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, यानी ऑक्सीजन को लिया जा सके और एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, और CO2 एज वेस्ट प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हो तो उसको एक्सेल किया जा सके. तो लार्ज सरफेस एरिया इज नीडेड फॉर द फास्ट एंड large amount of exchange of gases. Second one is organs have thin walls for easy transport. That means thin walled surface can easy allow the process of diffusion and fast process of diffusion of gases. यानी अगर सरफेस एरिया किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पतला होगा, थिन वॉल्ड होगा, तो आसानी से डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकेगा. थर्ड फीचर इज़ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. एज वी नो दैट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, hemoglobin which is present in the blood RBC is needed, and similarly for the transportation of carbon dioxide, plasma is mainly needed. That means blood is needed. So rich supply of blood in case of animals is a compulsory feature for the transportation of gases. So there are three features: large surface area, thin walled, and rich supply of blood. Second question is, why the rate of respiration in aquatic organism is much faster than the terrestrial animal? यानी aquatic animals में rate of respiration fast होना चाहिए, क्यों? तो actually aquatic animals उन्हें कहते हैं जो पानी में रहते हैं, और terrestrial animals उन्हें कहते हैं जो कि ज़मीन पे रहते हैं. बिकॉज एक्वाटिक एनिमल्स गेट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी पानी में घुले हुए ऑक्सीजन के द्वारा उन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिलता है, जो कि लो होता है, यानी कम मात्रा में ही वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है. तो अपने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्हें तेज़ी से काम करना पड़ता है, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को फास्ट करना पड़ता है. ठीक है. जबकि दूसरी ओर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली एयर से 21% ऑक्सीजन जो है मिलता है, और जिसे वो लंग्स के द्वारा आसानी से ले सकते हैं. सो एज कंपेयर टू द एयर, द ऑक्सीजन अमाउंट इज़ लेस इन वाटर, and so the rate of respiration is faster in aquatic animals. But on the other hand, the terrestrial animals can reach their energy requirement from the air at a slow rate. यानी वो अगर धीरे धीरे भी terrestrial animals एयर में रेस्पिरेशन करेंगे तो उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. सो इट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, वाई डिफ्यूजन is insufficient to meet the oxygen demand
इन लार्ज एनिमल्स। दिस इज़ योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। यानी डिफ्यूज़न के द्वारा लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों संभव नहीं है? एज वी नो दैट डिफ्यूज़न इज़ ए स्लो प्रोसेस because they have, that means the large multicellular organisms have a complex body design, and due to so big volume of the body, oxygen can't diffuse into all the cells of the human body quickly। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बॉडीड एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी डिज़ाइन जटिल होता है, यानी उनकी बॉडी वॉल्यूम अधिक होती है, तो उनमें डिफ्यूज़न के द्वारा उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक ह्यूमन बॉडी में एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को थ्रू आउट द बॉडी ट्रैवल करने में 3 इयर्स का समय लग जाएगा, जो कि किसी भी दृष्टि से उनके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। सो इसके लिए होता क्या है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा वो अपने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन को पूरा कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, व्हाट इज़ ब्रीदिंग एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। एज वी नो दैट ब्रीदिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन जो है ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के कॉम्बिनेशन से बनता है। दैट मीन्स ब्रीदिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का एक भाग है। विच इन्वॉल्व्स इनहेलिंग, इनहेलिंग यानी ऑक्सीजन को लेना, एंड एक्सेलिंग यानी बॉडी में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में छोड़ना। तो इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग मेक्स अप द ब्रीदिंग। Mechanism of breathing involves rib cage and movement of diaphragm, as you can see in this figure। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान जब ब्रीदिंग होती है तो रिब केज और डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होता है। तो रिब केज क्या है, आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली दिस इज मेड अप ऑफ थिन बोन्स दैट आर कॉल्ड रिब्स, रिब्स कहते हैं इसको। और इनके कॉम्बिनेशन से ये जो पिंजरे की तरह रचना बन जा रही है, ये पिंजरे की तरह जो रचना बन रही है, इसको हम रिब केज कहते हैं। केज मतलब पिंजरा। एक्चुअली इसका वर्क क्या है, इसका पहला वर्क है कि लंग्स को और हार्ट को ये सुरक्षित रखता है। जैसे ब्रेन जो है हमारे स्कल में सुरक्षित रहता है, वैसे ही ये डेलिकेट ऑर्गन्स लंग्स और हार्ट रिब केज में प्रोटेक्टेड रहता है। दूसरा इसका रोल है ब्रीदिंग में। फिर आपका एक मस्कुलर शीट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि आप इस फिगर में एरो के ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज़ द मस्कुलर शीट, दिस इज़ द मस्कुलर शीट, दिस इज़ कॉल्ड द डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम आपके चेस्ट कैविटी, ये जो पार्ट है छाती जिसको कहते हैं, चेस्ट कैविटी को लोअर पार्ट एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। यानी ये जो लाइन हो गई डायफ्राम जो कि मस्कुलर शीट है, ये अपर चेस्ट कैविटी को लोअर एब्डोमिनल कैविटी से ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, और रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है। तो रिब केज और डायफ्राम ये दोनों जो है ब्रीदिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेलिंग, व्हेन वी ब्रीथ इन और इनहेल देन मसल्स ऑफ द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट। रिब केज में जहाँ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी रिब केज में जहाँ जहाँ जॉइंट होगा वहाँ मसल्स जो हैं, यहाँ पे मसल्स जॉइंट पे प्रेजेंट होंगी। ये मसल्स जो होंगी जहाँ पे भी, वो इनहेलिंग के समय कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिससे एक
प्रोसेस वहाँ पे डेवलप होता है वो क्या है कि जो रिब केज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ज्यों ही करती हैं तो इनकी जितनी भी रिब्स हैं वो इस फिगर में आप देख रहे हैं, इनहेलिंग एक्सेलिंग, यानी फर्स्ट फिगर इज़ दिस। इस प्रोसेस में जो रिब केज है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड एंड अपवर्ड जो है मूव करने लगता है। एंड एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं इस फिगर में कि डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करने लगता है, यानी नीचे की तरफ जो है वो आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा डायफ्राम, एरो दिख रहा है यहाँ पे और रिब केज जो है बाहर की तरफ आ जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे रिब केज के अंदर जो है लार्ज सरफेस एरिया डेवलप हो जाएगा। दिस इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड एयर फ्रॉम, जैसे ही एरिया, आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, एरिया जब बढ़ता है तो चेस्ट कैविटी का प्रेशर यानी इंटरनल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और बाहर जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसका प्रेशर हाई होगा इनकॉम्पैरेटिवली, जिससे बाहर का हाई प्रेशर से एयर ऑक्सीजन लेते हुए हमारे बॉडी में नॉस्ट्रिल के थ्रू, नाक के नॉस्ट्रिल के थ्रू वो लंग्स में आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, इनहेलिंग कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कैसे हो रहा है, तो उस दौरान हमारे रिब केज की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, जिससे रिब केज जो पतली पतली फ्लेक्सिबल बोन्स हैं वो बाहर की तरफ अपवर्ड और आउटवर्ड आएंगे, जिससे अंदर का एरिया बढ़ेगा। एट द सेम टाइम जो डायफ्राम होगा वो फिगर में आप देखेंगे कि वो नीचे की तरफ जो है मूव कर रहा है, जिससे ओवरऑल जो एरिया है इसके अंदर का वो बढ़ जाएगा, चेस्ट कैविटी के अंदर का एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा तो अंदर का जो प्रेशर है वो कम घट जाएगा और बाहर जो एयर है उसका प्रेशर तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा और हाई प्रेशर से एयर ऑक्सीजन लिए हुए हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इन कर जाएगी, यानी हमारे लंग्स में वो एयर जाकर फिल हो जाएगी, जिसमें कि ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट प्रोसेस जो है होगा एक्सेलिंग प्रोसेस में। एक्सेलिंग में क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सेलिंग व्हेन वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड द रिब मसल्स रिलैक्स, यानी वो शिथिल पड़ जाती हैं, आराम से हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, एंड काउजेज द रिब केज टू मूव इनवर्ड, यानी अब क्या होगा, अपवर्ड की जगह वो किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, इनवर्ड जाएगा, आउटवर्ड की जगह, अपवर्ड की जगह किधर जाएगा, डाउनवर्ड, और आउटवर्ड की जगह कहाँ जाएगा, इनवर्ड जाएगा, यानी इनवर्ड जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा। क्यों, क्योंकि रिब की केज की जो मसल्स हैं वो इस बार रिलैक्स हो जाएंगी और एट द सेम टाइम आप फिगर में भी देख रहे हैं कि डायफ्राम जो है वो भी रिलैक्स होगी उसकी मसल्स, और वो देखिए एरो ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है यानी ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ इसका मूवमेंट होगा। अब आप अंदर का एरिया देखिए, इस केस में ये रिड्यूस हो गया और इस केस में ये बढ़ गया। तो अब जब अंदर जो है चेस्ट कैविटी का एरिया जब यहाँ रिड्यूस होगा, आप देख रहे हैं दोनों में, इसमें इंक्रीज़ कर रहा है एरिया और इसमें डिक्रीज़ कर रहा है, तो अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू द आउटर प्रेशर एयर। अब हाई प्रेशर से, क्योंकि एरिया जब घटता है तो प्रेशर बढ़ता है, आप जानते हैं फिज़िक्स में, तो हाई प्रेशर से CO2 कंटेनिंग जो एयर है वो हमारे नॉस्ट्रिल से किधर आ जाएगी, बाहर की तरफ एयर में रिलीज्ड हो जाएगी। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, ठीक है, एंड द एयर इज पुश्ड आउट कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड लंग्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका इनहेलिंग और एक्सेलिंग जो है वो रिब केज और डायफ्राम के द्वारा वहाँ पर पॉसिबल हो पाता है और इसी दौरान आपका सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस जो एक्सचेंज हो रही हैं वो ट्रांसपोर्टेड हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 questions which are very important. What are the common features of the respiratory organs? Why the rate of respiration in aquatic animals is much faster than the terrestrial animals? Why diffusion is insufficient to meet the oxygen demand of large animals? ठीक है, and
what is breathing and the mechanism of breathing in humans. Next topic will be discovered in the fifth part. Thanks for watching the video.